सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। तो ये है लेक्चर नंबर 6 ऑन प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम टू डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर, दैट इज एम्पिरिकल एंड एक्जियोमेट्रिक अप्रोचेस के बारे में। इससे पहले जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया था दैट इज बेस्ड ऑन क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। और ये मैं बता देता हूँ कि ये लेक्चर्स मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा जो मे बी आप सोचो कि जेई के लिए रिक्वायर्ड नहीं हो, बट वो एसेंशियल है आपके बेस के लिए, आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए। क्यों हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज लगाते हैं, ठीक है। और कहाँ पे हमारे पास क्लासिकल डेफिनेशंस एंड एम्पिरिकल डेफिनेशंस फेल्ड होता है और हमें एक न्यू अप्रोच के बारे में ढूंढना पड़ता है। तो चलिए इस लेक्चर्स को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे इस चैनल पे बिल्कुल नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। और साथ में इस वीडियो के एंड में जो आपको असाइनमेंट मिलेगा उसे आप बिल्कुल सॉल्व करना मत भूलिएगा, उसे आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ आप मेरा फीडबैक दे सकते हो मेरे लेक्चर्स के बाद। प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लासिकल डेफिनेशन में हमारे पास क्या था। क्लासिकल डेफिनेशन में वहां पे हमारे पास कुछ एजम्पशंस था। वो एजम्पशंस क्या था कि सैंपल स्पेस शुड बी फाइनाइट एंड हमारे पास आउटकम्स हमारे पास कैसे हों, इक्वली लाइकली हो। आउटकम्स हमारे पास कैसे हों, इक्वली लाइकली। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास सैंपल स्पेस फाइनाइट है, बट हमारे पास इसके बारे में हम श्योर नहीं कि वेदर दोज आर इक्वली लाइकली और नॉट। कहने का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल्स अगर हम जानना चाहते हैं कि आज मान लो कि इस मंथ में, अभी का मंथ चल रहा है फॉर एग्जांपल दिसंबर्स में रेन होगी कि नहीं होगी, हम क्या वहां पे ये एज्यूम करेंगे कि हमारा इवेंट्स इक्वली लाइकली है या नहीं। हम किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, जेन्युइनली वो सोचो। हम डिपेंड्स करेंगे, सोचेंगे कि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या कहता है, क्या हमारे पास लास्ट 100 ईयर्स के डाटा क्या कहते हैं कि दिसंबर्स में रेन कितने टाइम्स हुए हैं। मान लो कि हमने लास्ट 100 ईयर्स का डाटा निकाला और उसमें देखा कि 75 टाइम्स रेन हुए हैं दिसंबर्स के मंथ में। देन हम क्या सोचेंगे, व्हाट इज आवर प्रोबेबिलिटी, देन प्रोबेबिलिटी विल बी 75 टाइम्स अकर्ड अपॉन 100। तो इस टाइप्स के जो हम डिपेंड करते हैं हिस्टोरिकल डाटे के ऊपर, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल और इंपेरिकल प्रोबेबिलिटीज और अपोस्टेरियरी, ठीक है। अपोस्टेरियरी कहने का मतलब क्या हुआ, आफ्टर एक्सपेरिमेंट। और हम क्लासिकल डेफिनेशंस में क्या कर रहे थे, बिफोर एक्सपेरिमेंट्स हम अपने एजम्पशंस के ऊपर चल रहे थे कि मान लेते कि सभी हमारे पास क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। एक्सपेरिमेंटल में ये नहीं, हम किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा और एक्सपेरिमेंटल डाटा। प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल और एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉइन है, हम इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है वेदर आवर कॉइन आर फेयर और नॉट। हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक कॉइन है, उसको हमने 1000 टाइम टॉस किया, कितने टाइम्स, 1000 टाइम्स हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमने देखा कि वो 400 टाइम्स क्या आया, टेल्स आया, एंड हमारे पास 600 टाइम्स हमारे पास क्या आया, हेड आया। तो हम अगर पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हियर, देन हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास टी अकर्ड किया, नंबर ऑफ टाइम्स टी अकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स ट्रायल्स और एक्सपेरिमेंट्स हैपेंड। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, प्रोबेबिलिटी में ट्रायल्स ही बोलेंगे, ट्रायल्स हैपेंड। ट्रायल्स करने का मतलब वैसा एक्सपेरिमेंट जिसके मल्टीपल आउटकम्स हो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ टेल्स की प्रोबेबिलिटी हियर दैट इज 400 by 1000, दैट इज 2/5। में हम जब नेक्स्ट टाइम हम टॉस करेंगे तो हमारे माइंड में होगा कि
5 में से 2 टाइम्स हमारे पास क्या आएगा, टेल्स आएगा। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये चीजें हमें एक्चुअल प्रोबेबिलिटी देती है, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन आवर एक्सपेरिमेंट, तो इसका यूज हम कहां पे करते हैं, ऑब्वियसली वेदर फोरकास्टिंग में, वेदर फोरकास्टिंग इसके ऊपर यहां पे हम यूज करते हैं, और भी डिफरेंट चीजें होंगी जहां पे हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारा डाइस हो सकता है फेयर हो सकता है फेयर ना हो। अगर हम ये सोचे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फेयर कॉइन है, फेयर कॉइन है, ठीक है, उसको भी जरूरी नहीं कि फेयर कॉइन को भी हमने 1000 टाइम टॉस किया तो हमारे पास 50% आउटकम्स है टेल्स का, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है, एक आपको क्या नंबर दे रहा है कि देयर इज 50% चांस, बट जरूरी नहीं कि आप 2 बार टॉस करोगे तो एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है दोनों टाइम्स हेड आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास मान लो कि टेल्स हमारे पास जस्ट फॉर एग्जांपल 400 टाइम्स आया, हेड हमारे पास 600 टाइम्स है। ठीक है, और हम चलो ठीक है इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, देन हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली चलो ठीक है पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉपर हम फॉर्मूला भी बना लेते हैं। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ टाइम्स E occurred upon total number of trials, total number of trials कितने टाइम्स हुआ। तो अगर मान लो कि नंबर ऑफ टाइम्स अकर्ड जो इवेंट ई हो वो m टाइम्स हुआ, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स n हुआ। अब आते हैं इसके ऊपर हमारे पास कि हमने एक फेयर कॉइन को टॉस किया। ठीक है, हमने इसको टॉस किया कितने टाइम्स, 1000 टाइम्स। तो हमने बोला कि टेल्स हमारे पास 400 टाइम्स, हेड हमारे पास 600 टाइम्स है। ठीक है, तो हमारे पास अभी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हमारे पास, दैट इज 400 by 600, सॉरी 400 by 1000, दैट विल बी इक्वल टू 2/5। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि अगर यही एक्सपेरिमेंट को हम इनफाइनाइट टाइम्स करते हैं, दैट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n कितने टाइम्स कर रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम्स कर रहे हैं, देन हमारे पास m/n किसकी ओर अप्रोच करेगा, तो दिस विल अप्रोच टू क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, सोचो, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे पास जो कॉइन है, अब जब हम इनफाइनाइट टाइम्स करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा कि हमारे पास हम मान लो कि उसको 10 टाइम्स हमने टॉस किया तो कुछ ऐसा रहा, हेड टेल हेड हेड टेल हेड 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 टेल टेल, कितने टाइम्स हो गया, 3 3 6 3 9 110। तो हमारे पास टेल कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 एंड हेड हमारे पास 6 है। तो ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो रिपीट हो रही है, जब यही चीजें इनफाइनाइट टाइम्स होगी तो ये सारी चीजें मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तब नहीं पता होगा कि नेक्स्ट टाइम इनफाइनाइट के टाइम्स के नेक्स्ट टाइम बाद क्या आएगा। देन हमारे पास ये किसकी ओर अप्रोच करेगी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की ओर अप्रोच करेगी। तो कहीं पे आपको लग रहा हो कि सर मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं, बिल्कुल मेरा कोई इरादा नहीं है कंफ्यूज करना। मैं चाहता हूं प्रोबेबिलिटी जो जैसा है उसको एज इट इज आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। देखो प्रोबेबिलिटी जो है ना वो एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जस्ट लाइक ज्योमेट्री, हम थोड़ी देर में उसके ऊपर आएंगे जब हम एक्जोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये सिंपल है, एक्सपेरिमेंटल चीजें में सिंपल, ज्यादा कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। जो हमारा एक्सपेरिमेंट आएगा उसमें जो हमें आउटकम्स दिख रहा है वही हमारा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और कुछ नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास था इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब चलिए ठीक है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जो हमारे पास एक क्वेश्चन है, आई थिंक ये हमारे पास जी में आया हुआ क्वेश्चन है।
मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ किस ईयर ये आया हुआ है। चलिए ठीक है, वो हमारे लिए कंसर्न भी नहीं होना चाहिए, कि हमारे लिए ये होना चाहिए आप हम पे ट्रस्ट कीजिए, हम आपको गुड क्वालिटी का प्रॉब्लम्स आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो एक डाइस है, डाई है हमारे पास, हैज टू फेसेज मार्क्ड वंस, टू फेसेज मार्क्ड टू, वन फेसेज मार्क्ड थ्री एंड वन फेसेज मार्क्ड फोर। ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ फेयर डाई। तो हमारे पास एक डाई है, मान लेते हैं कि ए, उसमें हमने क्या बोला कि टू जो फेस है वो वन से मार्क्ड है, और टू जो फेसेज है वो टू से मार्क्ड है, एंड वन फेस थ्री से मार्क्ड है, एंड वन फेस फोर से मार्क्ड है। ये हमारे पास डाई है ए। नेक्स्ट हमारे पास एक डाई है बी। हमारे पास क्या है डाई बी, हमारे पास डाई बी में हमारे पास अनदर डाई, वन फेस मार्क्ड वन, टू फेसेज मार्क्ड टू, टू फेसेज मार्क्ड टू, टू फेसेज मार्क्ड थ्री एंड वन फेसेज मार्क्ड फोर। ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास डाई है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स टू बी फोर, मीन्स दोनों डाइस को हम क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो नंबर होना चाहिए आइदर 4 और 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी व्हेन बोथ द डाइस आर थ्रोन टुगेदर। हमें क्या चाहिए, सम क्या चाहिए, दोनों के ऊपर 4 और 5, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। पहले बताओ, क्या ये दोनों इवेंट्स कंप्लीटली डिसजॉइंट हो गए? अगर किसी भी दो फेस का सम 4 आ रहा है तो क्या वो 5 आ सकता है? नहीं। तो डिसजॉइंट इवेंट है हमारे पास, डिसजॉइंट इवेंट, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, हमें क्या चाहिए, सम चाहिए फॉर द टाइम बिंग। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी हम देखते हैं कि 4 कितना आएगा, फिर हम देखेंगे 5 कितना आएगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 4? क्या प्रोबेबिलिटी होगा? तो अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? ऑब्वियसली हम यहाँ पे इक्वली लाइकली नहीं मान सकते हैं सभी को, 1 को नहीं मान सकते इक्वली लाइकली, 2 को नहीं, 3 को नहीं, 4 को नहीं। अब बताओ, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ S4 फाइंड करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास सैंपल स्पेस में, ठीक है, मान लो कि ये इवेंट E इक्वल टू 4, सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? अब लोग सर, इज द टू वंस आर आइडेंटिकल और डिफरेंट? कंप्लीटली डिफरेंट। आप आइडेंटिकल नहीं एज्यूम कर सकते, ठीक है। क्यों आइडेंटिकल नहीं एज्यूम कर सकते? अगर ये आइडेंटिकल होता तो ये सेट में होता ही नहीं डिफरेंट। देन हमारे पास क्या होता, देन वी हैव ओनली 1 2 3 4। देन हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1? देन बोलेगा 1/4। बट नहीं, 1 की प्रोबेबिलिटी 1/4 नहीं है, इसलिए हमें डिस्टिंक्ट मान के चलना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोल दूं, दिस इज आवर 1a एंड दिस इज आवर 1a डैश, दिस इज आवर 2a एंड दिस इज आवर 2a डैश, सिमिलरली दिस इज आवर 2b एंड दिस इज आवर 2b डैश, दिस इज आवर 3b एंड 3b डैश। सभी को डिफरेंट मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि अब हमारे पास सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? तो आप बोलोगे सर, here either 1a 1 कम, 1a 2b कम, 1a 2b कम, मीन्स हर किसी एक से आपके पास 6 डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। तो हर किसी से 6 डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर, दैट मीन्स वी हैव 6 into 6, 36 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स कैन बी इन सैंपल स्पेस। और ऑब्वियसली सोचो कि व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस टू वंस आर डिफरेंट, क्योंकि अगर ये 1 है तो हो सकता है इसके पोजीशंस में 2 हो, 3 हो और 4 हो, लेकिन हो सकता है जो डिफरेंट 1 हो उसके सराउंडिंग में कुछ और हो। तो दैट्स व्हाई दिस टू वंस आर डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बोले कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऐसा बताओ, हमने क्या बोला अभी, जस्ट फोकस ऑन कि हमारे पास सम इक्वल टू 4 आ जाए। अब सोचो सम कैसे कैसे 4 आ सकता है। ये हमारे पास टोटल, मान लो कि हमने यहाँ पे 6 ब्लॉक बनाया, 1 2 3
4 5 6. Similarly 1 2 3 4 5 6. और यहाँ पे हमारे पास मान लो कि ऊपर हमने फर्स्ट ए डैश का लिखा और नीचे हमने बी डैश का लिखा, तो दिस इज यहाँ पर 1, क्या क्या हमारे पास 1 ए डैश, 2 ए डैश, 3 4. सिमिलरली यहाँ पे 1 2 बी डैश, 3 बी डैश, 4. अब बताओ कि हमारे पास हमें क्या चाहिए, सम चाहिए 4, तो सम 4 किसका आएगा? ऑब्वियसली अगर हम यहाँ से 1 ले तो हमें यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका अगर हम यहाँ से 2 ले 2, तो यहाँ से हमें या तो 2 ये या फिर ये, इसका सम हमारे पास 4 हो जाएगा। या फिर 2 ए डैश ले ले तो सिमिलरली ये या फिर इसका सम हमारे पास 4 हो जाएगा। सिमिलरली 3 ले तो 3 1 का सम 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ 1 ए ले ले तो हमारे पास इसका सम हमारे पास 4 आएगा और इसका सम 4 आएगा। तो अगर हम देखें कि सम 4 कैसे कैसे आ सकता है, तो अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी ए डैश को दे, सेकेंड बी को दे, तो 4 कैन बी आइदर 1 ए 3 बी, सिमिलरली 1 ए 3 बी डैश, सिमिलरली हमारे पास 1 ए डैश 3 बी, सिमिलरली हमारे पास 1 ए 3 बी डैश, सॉरी 1 ए डैश 3 बी डैश। सिमिलरली हमारे पास, तो हमारे पास देख रहे हो कि हमारे पास 1 से लेके हमें 1 लिया तो 4 टाइप से आया। सिमिलरली अगर हम यहां से 2 लेते हैं 2a, देन हमारे पास क्या हो सकता है 2b, सिमिलरली 2a डैश 2b डैश, इस दोनों का सम 4 होगा। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 2a 2b डैश, नेक्स्ट हमारे पास 2a डैश 2b, नेक्स्ट हमारे पास अगर यहां से 1 लेते हैं हमारे पास, सॉरी 3 लेते हैं तो 3 एंड हमारे पास 1 का सम। तो टोटल कितने पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स हुए हमारे पास सम 4 में? तो टोटल 9 आउटकम्स हुए। Then what is the probability that sum will be equal to 4? That will be 9 upon total number of outcomes, that is equal to 1/4. किसके इक्वल होगा 1/4, ठीक है। अब यहां पे देखो, नेक्स्ट हमने बात किया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ई विल बी इक्वल टू 5। सोचो कि किस किस ब्लॉक का सम 5 होगा, उसको हम डिफरेंट कलर से डिनोट करते हैं। मान लो कि ये, तो अगर हमने यहां पे 1 लिया, यहां पे 1 लिया तो 1 का किसके साथ सम 5 होगा 4 के साथ। सिमिलरली ये 1 लिया तो इस 4 के साथ 5 होगा। सिमिलरली 2 लिया तो 2 का सम किसके साथ 5 होगा 3 के साथ में, या तो 3b लो या 3b डैश। सिमिलर 2a डैश का आइदर 3b लो या 3b डैश सम 5 होगा। 3 का किसके साथ आइदर 2b या 2b डैश के साथ। 4 का सम किसके साथ 5 होगा 4 1 का। तो कितने ब्लॉक इसके फेवर में हैं? टोटल यहां पे भी 9 ब्लॉक आ रहे हैं। 3 4 3 7 2 9, तो 9/36 हमारे पास हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 1/4, ठीक है। तो अगर हम बात करें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम विल बी आइदर 4 और 5, तो मैंने क्या बोला, दिस टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डिसजॉइंट है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जब भी दो इवेंट्स डिसजॉइंट हो तो उसको आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो क्या हमारे पास फाइनल प्रोबेबिलिटी आएगा 1/2। तो था ना ये आपके पास एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स जो बताता है कि हम हर टाइम्स इवेंट्स को इक्वली लाइकली, एक्चुअली में देखो आउटकम्स 1 1 दीज ऑल आर इक्वली लाइकली, लेकिन किसी एक डाइस में देखोगे तो ऑल आर नॉट इक्वली लाइकली। अगर 1 की प्रोबेबिलिटी निकालोगे 2 की प्रोबेबिलिटी तो वो इक्वली लाइकली नहीं है। ओवरऑल देखोगे कि दोनों डाइस में क्या हमारे पास 1 1 आएगा। इस सिंगल इवेंट की देखोगे ना, सिंगल पार्टिकुलर आउटकम्स की, तो वो इक्वली लाइकली।
तभी तो हम यहाँ पे 36 कर पा रहे हैं, तभी तो हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी यूज कर पा रहे हैं 36 से डिवाइड। तो ये एक, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं पूछूं कितना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36, बट सम 4 की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली ऑब्वियसली यहाँ पे भी नहीं होती है, वहां पे भी नहीं होती है। सेम यहाँ पे अगर बोले कि इस 1a की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इस 1a की, देन 1/6, लेकिन मैं पूछूंगा 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, then that will be equal to 2/6, that is 1/3. Then this one are not equally likely, but this 1a and 1a dash are equally likely. Okay? तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि देन प्रोबेबिलिटी है क्या आखिर में। हमने शुरू में बोला कि प्रोबेबिलिटी आर नथिंग बट क्वांटिफिकेशंस ऑफ चांसेज ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट्स, उसका क्वांटिफिकेशन करते हैं, उसको हम एक क्वांटिटी देते हैं। देन यहां पे हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी इज नॉट ऑलवेज अ रेशियो ऑफ फेवरेबल केसेस टू टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी हमेशा ये नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चंस में हमने बात किया ना फेवरेबल, लेकिन मैं अगर वहीं पे आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग, मींस मान लो कि अ रैंडम नंबर फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1। मैंने एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया, मैंने बोला कि अब बताओ कि इसमें से हमने एक रैंडमली सेलेक्ट एनी नंबर रैंडमली, देन टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट नंबर इज इक्वल टू 1। यहां पे हमारे पास सैंपल साइज क्या है, इनफाइनाइट। जहां सैंपल साइज इनफाइनाइट है वहां हमारे पास क्लासिकल प्रोबेबिलिटी फेल्ड। ऑब्वियसली दिस इज नॉट एनी एक्सपेरिमेंटल डाटा, सो वी कांट यूज हियर इंपेरिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। देन हमने बोला कि इट इज अ वे ऑफ गिविंग वेट और साइज टू एन इवेंट। एक तरीका है कि एक वेट या एक साइज दिया जाए, वो वेट कैन बी अ नंबर, कैन बी अ एरिया, कैन बी अ लेंथ, एनीथिंग। देन हमने यहां से पूछा क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। अब बोलो कि 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहां पे, इस पूरे नेचुरल नंबर साइज में 1 का वेट कितना है, सिंगल, सिंगल हमारे पास 1 है, और 1 जैसे 1 2 3 4 ये सारे इंडिविजुअल नंबर्स, ऐसे कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट। तो अब सोचो आप कितना वेट दोगे इस इवेंट को। ये हमारे पास सैंपल साइज है, इवेंट ई इक्वल टू 1, इसको आप कितना वेट दोगे। अगर ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर सिस्टम है तो उसमें से 1 का कितना पार्ट्स होगा। आप बोलोगे सर दैट इज नियर टू 0। हम बोलेंगे व्हाई नॉट 0, 0 क्यों नहीं। अब सबसे पहले यहां समझते हैं कि नियर टू 0 में क्या दिक्कत है। अगर मैंने 1 को दिया 0, नियर टू 0, लेट सपोज 0.00001 दे दिया हमने, या इससे भी स्मॉलर नंबर दे दिया, तो हर किसी को हमें ये नंबर देना पड़ेगा, हर किसी को हमें ये नंबर देना पड़ेगा। 3 की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, ये 4 की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ऑल आर इक्वली लाइकली। सेलेक्ट एनी नंबर रैंडमली, किसी भी एक नंबर को सेलेक्ट करना है। देन बताओ कितने हमारे पास नेचुरल नंबर्स है। आप बोलो सर इनफाइनाइट। देन अगर मैं सभी के प्रोबेबिलिटी का सम करूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, दैट विल नथिंग एट 0.001 इनटू n, वेयर n टेंड्स टू इंफिनिटी। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज टेंड्स टू इंफिनिटी। 0.001 इंटू n, कोई भी एक फाइनाइट नंबर हो, पॉजिटिव फाइनाइट नंबर इंटू इंफिनिटी विल बी ऑलवेज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, तो जब ये इंफिनिटी के इक्वल हो रहा है तो क्या ये पॉसिबल है कि सारे हमारे पास सैंपल स्पेस में प्रत्येक एलिमेंट्स का हमारे पास आउटकम्स, उसका सम क्या हो, हमारे पास इंफिनिटी के इक्वल हो? नहीं। इसलिए हमने बोला कि प्रोबेबिलिटी इज अ वे ऑफ गिविंग वेट और साइज टू एन इवेंट। तो जब भी हमारे पास इनफाइनाइट सैंपल स्पेस होगा तो हमारे पास सारे अप्रोचेज फेल हो जाते हैं।
और पूरा का पूरा चीजें सिस्टम धराशायी हो जाता है, एम्बिग्युअस हो जाता है, पता ही नहीं चलता है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो हमने बोला किस पे ध्यान दो, ध्यान दो इट इज अ वे ऑफ गिविंग वेट और साइज ऑफ एन इवेंट। क्या उसका रोल है, उस इवेंट का क्या रोल है हमारे पास। दैट रोल कैन बी अ नंबर, कैन बी लेंथ, कैन बी एरिया, कैन बी वॉल्यूम। ठीक है, तो चलो अगला प्रॉब्लम हमारा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। हमने बोला अ रियल नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द इंटरवल 0 to 2. How many real numbers are there between 0 and 2? Infinitely. So we can't use classical probability here, obviously. Then find the probability that the number lies in the interval 0 से 1. हमारे पास क्या है, तो our sample space is set of all real numbers from 0 to 2. And what is our event here? First question. Event here is that what is the probability that number lies between the interval 0 to 1. ये हमारे पास है। अब हम बात करते हैं, हमने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी इज अ वे टू गिविंग वेट। अब अगर मैंने बोला, सोचो कि आपके पास एक लाइन है, एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, लाइन है हमारे पास, इसकी लेंथ हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि इसकी लेंथ हमारे पास 2 यूनिट है। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, दैट पॉइंट विल बी आवर रियल नंबर। अब हम चाहते हैं कि वो जो रियल नंबर हो वो हमारे पास 0 से 1 के बीच में हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब बताओ इस इवेंट का क्या साइज है हमारे पास या वेट है हमारे पास कंपेयर टू सैंपल स्पेस। व्हाट इज द साइज, what is the size of event compared to sample space, sample space, that is half, exactly half. So what is the probability of PE will be here, 1/2. और हम बोल सकते हैं हम यहां पे लेंथ ऑफ इवेंट अपॉन टोटल लेंथ ऑफ सैंपल स्पेस, लेंथ ऑफ सैंपल स्पेस। तो देखो कैसे चीजें यहां पे आ रही है। हमने बोला कि आपके पास, हमने बोला कि एक नंबर सेलेक्ट करो, रैंडम नंबर्स फ्रॉम 0 to 2। क्या ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि देन अब धीरे धीरे देखो प्रोबेबिलिटी अभी भी वही है, क्वांटिफिकेशंस ऑफ चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट्स, बट वो क्वांटिफिकेशन कैसे डिफाइंड हो रही है, वो क्वांटिफिकेशन डिफाइंड हो रही है उसके साइज के ऊपर, उसके वेट के ऊपर। तो हमने बोला कि यहाँ पे क्या वेट है उसका, तो आप बोलोगे सर इसका हाफ वेट है, इसका जो वेट है कंपेयर टू आवर सैंपल स्पेस इज हाफ। और ऑब्वियसली ऑल नंबर्स आर हियर, एनी नंबर्स आर मींस कहने का मतलब क्या, और कि रैंडमली वी आर सेलेक्टिंग अ नंबर, चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ ऑल नंबर्स आर सेम। वो चांसेस हमें नहीं पता है क्या, ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एग्जैक्टली इक्वल टू 1। सेम क्वेश्चन रिलेटेड टू नेचुरल नंबर, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर हमारे पास किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। अब मैंने बोला कि इवेंट हमारे पास 1 है, इसकी क्या साइज है हमारे पास सैंपल स्पेस में, व्हाट वेट वी कैन गिव। मान लो कि नंबर 1 यहां पे हमारे पास है, ये हमारे पास दिस इज 0, दिस इज 2, 1 यहां पे हमारे पास है। क्या ये 1 एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है, उस पॉइंट का क्या कोई लेंथ होगा, बिल्कुल नहीं। देन क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0। अब बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, क्योंकि क्लासिकल डेफिनेशंस आर टोटली डिफरेंट और अभी जो डेफिनेशंस आ रही दिस इज टोटली डिफरेंट। और यहीं से हमारे पास शुरू होता है दैट इज एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, कि हम एक्चुअली में हम अभी क्या कर रहे हैं।
क्या हमारा कंसर्न शुरू में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ये देखना है कि कितने उसके फेवर में आउटकम्स है, कितने उसके अनफेवर में आउटकम्स है? ऑब्वियसली वी कांट डू दिस ऑन इनफाइनाइट सैंपल साइज। देन हम क्या कर रहे हैं, हम चीजों को अलग वे में ले रहे हैं कि एक्चुअली में उस इवेंट का क्या हमारे पास वेट है या लेंथ है। और यहीं पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैराडॉक्स कि एक्चुअली में हमें एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी की जरूरत क्यों पड़े। तो एक क्वेश्चन से शुरू करना चाहेंगे हम आपके पास, दैट इज कॉल्ड बर्टेन्स पैराडॉक्स। ऑब्वियसली व्हाई वी आर सेइंग दिस पैराडॉक्स हम लास्ट में समझेंगे, ठीक है? तो a chord is drawn at random in a circle. Find the probability that the chord is longer than the side of an inscribed equilateral triangle. क्या बोला कि एक कोड, हम कोई भी कोड, रैंडम कोड हम इस सर्कल के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं। लेट्स सपोज दिस रैंडम कोड इज हियर ए बी। अब इस रैंडम कोड का ये जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है पी क्यू आर, दैट कैन बी एनी ट्रायंगल बट दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके साइड लेंथ से ग्रेटर हो, मीन दिस ए बी शुड बी ग्रेटर देन पी क्यू। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? क्या हम इसको क्लासिकल डेफिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैथमेटिशियंस थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन, उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ अप्रोचेस बताए और जहां से शुरू हुआ दैट इज बर्टेन्स पैराडॉक्स। क्या वो अप्रोचेज हैं, हम डिस्कस करेंगे। उस अप्रोचेज को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा कुछ चीजें यहां पे हम मान लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज, क्या चाहते हो, फिक्स क्वांटिटी मान ले या कोई भी, चलो ठीक है कोई भी हम चीजें मान लेते हैं, दैट इज आर यूनिट्स। तो अगर इस सर्कल का रेडियस हमारे पास आर यूनिट्स है, चलो आर यूनिट्स, आज लेक्चर्स ना आराम से पढ़ेंगे। ये हमारे पास सेंटर है, दिस इज आर यूनिट्स, तो दिस विल बी आल्सो आर यूनिट्स एंड दिस विल बी आल्सो आर यूनिट्स, ठीक है? सिंस हमारे पास क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस ऑल साइड्स विल बी इक्वल। हमें चाहिए एक्चुअली में पी क्यू की लेंथ चाहिए हमें, या फिर क्यू आर की लेंथ चाहिए। कितनी होगी क्यू आर की लेंथ हमारे पास? तो हमने क्या बोला कि ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर। सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे पास अगर ये सेंटर O है तो क्या ये सारे ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं? यस, दिस टू साइड्स आर इक्वल, दीज आर रेडियस, सो दिस विल बी इक्वल, तो कॉन्ग्रुएंट है। तो दैट मीन्स ये एंगल दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा, दिस विल बी 30 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है? ये दोनों एंगल। अब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास? OP की लेंथ R है, हमें चाहिए मान लो QM की लेंथ चाहिए, तो QM विल बी इक्वल टू, हमें क्या हो जाएगा, R cos थीटा, R cos 30 डिग्री, ठीक है? और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास? √3/2, दैट विल बी इक्वल टू R√3/2। हमें चाहिए पूरा QR की लेंथ, तो QR इज नथिंग बट हमारे पास क्या होगा, R√3 हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमें जो भी कोड सेलेक्ट करना है ना इस सर्कल पे, रैंडम एनी टू कोड्स, मान लो कि AB हमारे पास है, तो ये AB की लेंथ हमारे पास क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन R√3। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें चाहिए। यहां से ये चीजें क्लियर हो गई? यस। तो हमारे पास दिस इज द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेंथ ऑफ साइड। मैं आराम से इसको बताना चाहूंगा, कोई बात नहीं, मेरा लेक्चर लंबा हो कुछ भी हो, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं आराम से इसको डिस्कस करना चाहता हूं। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। कैसे अप्रोच करते हैं वो सोचो। हमने बोला कि टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है? एनी रैंडम 2 पॉइंट्स, रैंडम 2 पॉइंट्स, random 2 points,
हमने बोला कि सर्कल पे कोई भी दो रैंडम 2 पॉइंट्स लो। मान लो कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट्स लिया ए और हमने एक पॉइंट्स लिया, मान लो कि हमने एक पॉइंट्स लिया बी, एनी रैंडम 2 पॉइंट्स। तो इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक कोड बनेगा। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूं, इस ट्रायंगल को हटाता हूं क्योंकि ट्रायंगल हमारे पास कोई अभी खास रोल नहीं है, इसको हटाता हूं। ठीक है, हमने बोला कि इसके लिए कोई भी हमने रैंडम 2 पॉइंट्स लिया सर्कल पे, उसको ज्वाइन किया। तो जब ज्वाइन किया तो हमें एक कोड मिला। अब हमें क्या चाहिए, इस कोड का जो लेंथ है ना, ये हमारे पास जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसके ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके साइड लेंथ से ग्रेटर होना चाहिए। तो सिंस यहां पे हमारे पास इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बनेंगे, हमने क्या बोला कि एक ट्रायंगल मान लो कि ये हम ले लेते हैं, ये हमारे पास जस्ट सेलेक्ट दिस ट्रायंगल, हमने इस ट्रायंगल को सेलेक्ट किया और हमने इसको ऐसे प्लेस किया कि ये एक वर्टेक्स के साथ क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। मान लो कि हमने इसको कोइंसाइड कर दिया, इसको रोटेट कर दिया एक वर्टेक्स के साथ में। ठीक है, और हमने इसको कोइंसाइड कर दिया, ये हमारे पास कोइंसाइड कर दिया। अब ये प्रॉब्लम्स आपके लिए आसान हो जाएगी। हमने क्या किया, जैसे हमने इस बी वर्टेक्स को क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। कहां पे, विथ वन वर्टेक्स फिक्स्ड, फिक्स बी विथ वन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, वन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। जैसे हमने इसको फिक्स किया, ये तो हमारे पास फिक्स हो गया। अब नाउ हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही हमारे पास पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो आइदर हम वो पॉइंट इस रीजन में कहीं पे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इस रीजन में हम कहीं पे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें सर्कल पे दूसरा पॉइंट चाहिए तभी कोड बनेगा, या फिर इस रीजन में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज आवर रीजन 1, दिस इज आवर रीजन 2 एंड दिस इज आवर रीजन 3। अब कोई भी पॉइंट अगर हम ए पॉइंट इस रीजन में सेलेक्ट करते हैं तो क्या बोल सकते हो कि इसकी जो लेंथ होगी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल से हमेशा स्मॉलर होगी। इस रीजन में जो भी आएगा हमारे पास, क्या इससे में हमेशा स्मॉलर होगा? अब बोलोगे यस, क्योंकि ऑब्वियसली दिस टू पॉइंट्स विल बी स्मॉलर देन दिस कोड विल बी स्मॉलर देन दिस कोड। क्यों? क्योंकि वो सेंटर से जो कोड जितना दूर होगा वो उतना ही स्मॉलर होता चला जाएगा। सिमिलरली अगर इस रीजन में हम ए पॉइंट को कहीं पे सेलेक्ट किए, मान लो कि हमने यहां पे सेलेक्ट किया ए पॉइंट को, या फिर हमने यहां पे सेलेक्ट किया ए पॉइंट को, या फिर हमने यहां पे सेलेक्ट किया ए पॉइंट को, तो ये भी हमेशा स्मॉलर होगा। मीन्स ये दोनों रीजन में अगर कोई भी हम पॉइंट्स लेते हैं, सेकेंड पॉइंट ए, तो वहां पे जो हमारे पास कोड मिलेगा इस रीजन में हमारे पास, वो कोड क्या होगा, स्मॉलर देन हमारे पास होगा। दैट मीन दैट इज एनी पॉइंट्स टेकन, any point A taken on region 1 and 2, that code AB will be less than R root 3, R root 3 से लेस होगा साइड ऑफ द ट्रायंगल से, इक्विलेटरल ट्रायंगल से। दैट मीन्स कि अगर हम यहां पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने यहां पे इस रीजन में, रीजन हमने इसका नाम क्या दिया 3, इस रीजन 3 में अगर कोई भी पॉइंट हम लेते हैं तो वो कोड की लेंथ हमारे पास क्या होगी, हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की साइड से ग्रेटर होगी। दैट मीन्स हमारे पास ये क्या तीनों रीजन हमारे पास, सिंस ये तीनों हमारे पास सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बना रहे हैं, इधर भी हमारे पास 120 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ये तीनों आर्क की लेंथ सेम होगी। आर्क
पी क्यू विल बी इक्वल टू पी आर विल बी इक्वल टू क्यू आर, ये तीनों आर्क का लेंथ सेम होगा। तो मैंने पूछा कि अगर मैं ये इसमें इंटरेस्टेड हूं कि हमारे पास ए पॉइंट इधर सेलेक्ट कर लूं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए पॉइंट इससे आए, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हियर। तो आप बोलोगे कि वो हमारे पास 3 इक्वल रीजन में से एक ही रीजन है जो कि हमारे पास इवेंट ई के फेवर में है, तो दैट विल इक्वल टू 1/3 हियर। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ taking any, find the probability that chord is longer than the sides of the inscribed means equilateral triangle will be equal to 1/3. Then Bertrand ने बोला कि ओके चलो अब इस क्वेश्चन को सेकेंड अप्रोच से सॉल्व करते हैं। सेकेंड अप्रोच वो अप्रोच है कि रैंडम रेडियस अप्रोच। रैंडम रेडियस क्या है ये अप्रोच, उसको समझते हैं। रैंडम रेडियस अप्रोच, उन्होंने बोला चलो भूल जाओ अभी के लिए ट्रायंगल्स को। उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, ठीक है, सिंस ये हमारे पास सर्कल है, इसका सेंटर O है, हम इसका कोई भी एक रेडियस लेते हैं। मान लो कि हमने एक रेडियस लिया OP, दिस इज OP, ठीक है, या मान लो कुछ और ले लेते हैं, मान लो कि दिस रेडियस इज OR भी चलो ठीक है, OX हमने ले लिया, OX से। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम एक काम करते हैं, इस रेडियस पे ना मल्टीपल पॉइंट्स लेते हैं, और हम क्या करते हैं, हम इस रेडियस पे मल्टीपल जो पॉइंट्स लिए उसके परपेंडिकुलर हम कोड ड्रॉ करते हैं। मींस ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर कोड ड्रॉ करते हैं। मैंने बोला टेक एनी रेडियस एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर कोड्स, ठीक है, हमने ड्रॉ किया। और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, इस ट्रायंगल को भी अब इस पिक्चर में लाते हैं। कैसे लाए इस पिक्चर में, ऐसे लाओ कि इसका साइड एक रेडियस के ऊपर कोड हो। क्या बोला मैंने, इस रेडियस के ऊपर क्या हो, कोड हो। ऐसे लेके आओ इसको कि परपेंडिकुलर हो हमारे पास। मींस ये जो साइड है हमारे पास, चलो हमने ट्रायंगल लिया था PQR और ये हमारे पास, चलो ठीक, एंड रोटेट ट्रायंगल सच दैट one side of triangle is a perpendicular chord to the radius। अब इस एजम्पशन से हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लास्ट टाइम भी हमने कुछ एजम्पशंस किया था। तो क्या होगा, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट जहां पे रेडियस हमारे पास क्या होगा, M, ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। तो एक बार बताओ कि ये ऑब्वियसली ये हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा, लास्ट टाइम हमने निकाला था 30 डिग्री। तो मैं पूछता हूं कि व्हाट विल बी आवर OM, ये हमारे पास R है, हमें OM चाहिए, क्या चाहिए, OM। तो OM के लिए हमारे पास OM इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, R sin 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू R/2। दैट मीन्स दिस OM इज नथिंग बट R/2। M जो हमारे पास है ये R/2 है। ध्यान देना कि हमने हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो किसके ऊपर हो रहा था, रेडियस के ऊपर, और लास्ट टाइम हमारे पास किसके ऊपर हो रहा था, कोई भी 2 पॉइंट्स हम ले रहे थे, ठीक है। तो दिस इज आवर, ठीक है, रैंडम रेडियस मेथड, इसलिए हमने बोला, और ये हम बोलेंगे रैंडम 2 पॉइंट्स मेथड। अब धीरे धीरे आपको चीजें पिक्चर क्लियर में हो रही होगी। अब मैंने बोला कि इस रेडियस पे कोई भी जो कोड होगा, अब बताओ क्या ये कोड अगर M से इधर है, बिलो देन M,
देन उस कोड की लेंथ ऑफ कोड विल बी लेस देन क्यू आर से लेस होगा, और एबव एम जो होगा दैट लेंथ ऑफ कोड विल बी ग्रेटर देन क्यू आर। ठीक है, दैट मीन्स हमने जो रैंडम रेडियस जो हमने लिया था आर लेंथ का ओ एक्स, उसके बीच में एक पॉइंट एम है, और वो एम पॉइंट से ऊपर रेडियस के क्लोज कोई भी कोड हम परपेंडिकुलर कोड ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी लेंथ इससे ग्रेटर है, और उस ओ एम पॉइंट्स के नीचे हम कोई भी कोड लेंथ ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर तो उससे क्या है, स्मॉलर है। तो हमारे जो इवेंट है उस इवेंट का वेट कितना है इस पार्टिकुलर रेडियस के ऊपर, 1/2, हाफ, क्योंकि हाफ साइज के नीचे आप ले रहे हो तो स्मॉलर कोड मिल रहा है हमारे पास साइड से, हाफ साइड से ऊपर ले रहे हो तो 1/2 से क्या मिल रहा है, हमारे पास उसका कोड क्या मिल रहा है, ग्रेटर मिल रहा है। तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो गया, 1/2। दैट मीन भूला मैंने क्या बोला था कि मैं लास्ट में इस चीज को डिस्कस करूंगा, व्हाट इज पैराडॉक्स हियर। तो पैराडॉक्स क्या है, हमने दो एजम्पशंस किए या दो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट लिए, एक में हमने दो पॉइंट्स रैंडम पॉइंट्स लिया और एक में हमने कोई भी एक रैंडम रेडियस लिया, बट बोथ लीड्स टू डिफरेंट रिजल्ट। तब बोलोगे सर क्या दिक्कत है, ठीक है। और यहां पे एक और थर्ड चीजें हैं जिसमें जब हम सॉल्व करेंगे ना तो वहां पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगा 1/4। मैं बताऊंगा, अभी डिस्कस करूंगा, बट मैं आना चाहता हूं पैराडॉक्स के ऊपर। दैट मीन्स पैराडॉक्स क्या है, पैराडॉक्स कहने का मतलब क्या है कि हम नहीं बोल सकते हैं कि विच इज हम यहाँ पे कोई भी एक कंक्लूजन के ऊपर बिल्कुल हमारे आने का कोई मकसद ही नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। बोथ आर ट्रू बट इन देयर ओन डोमेन और इन देयर ओन एजम्पशंस, दोनों सही हैं, बट दोनों में हमने किस वे से सॉल्व किया प्रॉब्लम्स को उसके ऊपर डिपेंड्स है। क्या यहां पे हमारे पास रेंडमनेस जो हमारे पास है, क्या वो रेंडमनेस हम कोई भी दो पॉइंट्स, कितने ऐसे कोड्स ले सकते हैं, इनफाइनाइट। क्या रेंडमनेस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, बिल्कुल। तो जब भी वैसी सिचुएशंस आए, ठीक है, तो यहां पे ये जो पैराडॉक्स है हमने देखा कि टू डिफरेंट मेथड से हमने सॉल्व किया, वन मोर मेथड इज देयर एंड बोथ लीड्स टू डिफरेंट रिजल्ट्स। तो हमें इसमें बिल्कुल कोई इंटरेस्ट है, हम इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि वेदर विच वन इज करेक्ट और इसका करेक्ट आंसर क्या है। एक्चुअली बोथ आर करेक्ट और इवन ऑल दिस थ्रीज आर करेक्ट। और यहीं पे आती है मेन चीजें, दैट इज एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटीज, कि एक्चुअली में क्यों दोनों अलग अलग रिजल्ट दिए, क्योंकि आपका मॉडल डिफरेंट था। आपने जो मॉडल बनाया, मान लो कि आपने कोई एक मॉडल बनाया, फ्यूचरिस्टिक मॉडल बनाया जो फ्यूचर्स में कुछ चीजों को प्रिडिक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप अभी कुछ नहीं बता सकते हो कि क्या चीजें होंगी नहीं होंगी। तो आपने कुछ अपना एक एजम्पशंस, प्री एजम्पशंस, या फिर मैथमेटिकली कहा जाए तो आपने कुछ एक्सियोम्स लिया, या आपने यहां पे प्रोबेबिलिटी के सेंस में बात किया जाए कि आपने कैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिफाइन किया, हाउ वी हैव डिफाइंड द रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके ऊपर वो चीजें डिपेंड करेगी। आपने अलग इंडिपेंडेंट मॉडल बनाया, एक आपके फ्रेंड्स ने अलग इंडिपेंडेंट मॉडल बनाया, उस मॉडल का कुछ और आउटकम्स आ रहा, आपका कुछ और आउटकम्स आ रहा। वे पूछे कि कौन सही है, क्या बता सकते हो, बिल्कुल नहीं बता सकते। सेम यहां पे, क्योंकि आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट्स अलग था। एक जगह आप कोई भी दो पॉइंट्स ले रहे थे सर्कल के ऊपर, एक जगह आप क्या कर रहे थे, कोई एक रैंडम रेडियस ले रहे थे। एंड थर्ड सिचुएशंस वी आर टेकिंग रैंडम मिड पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड रैंडम मिड पॉइंट्स। अब बोले सर ये क्या क्वेश्चन है, क्या पैराडॉक्स है। आपने कुछ मूवीज देखी होगी जिसमें बहुत सारे पैराडॉक्स होते हैं, ठीक है।
पैराडॉक्स का बिल्कुल मतलब नहीं होता है यू हैव टू कम टू सिंगल कंक्लूजन, बिल्कुल नहीं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट फिर से हम इसको हटाते हैं, ऑब्वियसली फिर से गायब हो गया, ठीक है। हम इसको ले आते हैं, फिर से बैक से हम ले आते हैं इसको, और फिर से हम इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करके, अरे यार फिर से गायब हो गया, ठीक है। और हमने इसको सेलेक्ट करके इसको फ्यूचर में ले जाते हैं, ठीक है, इसको फ्यूचर में ले जाते हैं। अब बात करते हैं बस ये। अब रैंडम मिड पॉइंट्स करने का मतलब क्या हुआ, टेक एनी points within the circle, points within the circle, within the circle, circle, and draw a chord whose midpoint is M, whose midpoint is that point। मान लो कि हमने मिड पॉइंट m लिया, मिड पॉइंट इज m, दैट m पॉइंट। तो हमने क्या बोला कि कोई भी आप क्या करो, एक कोड लो यहाँ पे, सॉरी कोड नहीं, पहले हम क्या ले रहे हैं, एक कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, लेट्स सपोज दिस पॉइंट है। अब क्या करो, एक कोड ड्रॉ करो ऐसा जिसका ये हमारे पास m क्या हो, मिड पॉइंट हो, m क्या हो, मिड पॉइंट हो, m मिड पॉइंट हो। हमें क्या चाहिए, अगर m इसका मिड पॉइंट है देन दिस टू विल बी इक्वल ए बी। हम मान लेते हैं कि दिस इज अवर सेंटर O एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज r, r है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर हमें क्या चाहिए, ए बी की लेंथ चाहिए। अगर मैं इसको मिड पॉइंट से इसके सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर दूंगा तो दिस विल बी परपेंडिकुलर। मिड पॉइंट से सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये मान लो कि ये डिस्टेंस हमारा d है सेंटर से, सेंटर से कितना डिस्टेंस है, d है। तो हमें क्या चाहिए, लेट OM इक्वल टू डी, देन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे MB। तो MB इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम पाइथागोरस फार्मूला r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें ये r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या है, MB का लेंथ है। तो लेंथ ऑफ कोड विल बी इक्वल टू हमारे पास 2 अंडर रूट r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और ये जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है PQR, उसका साइड लेंथ कितना हमारे पास है, उसका साइड लेंथ है r√3। तो ये क्या होना चाहिए, हमें क्या देखना, हमें बस ये देखना है कि ये जो पॉइंट है रैंडम पॉइंट, व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड हियर इज वेयर फ्रॉम हाउ मच फार, फ्रॉम हाउ मच फार, how much far from center we will take m such that क्या मैं लिख रहा हूं, such that chord drawn m as midpoint, आज पता नहीं इतनी मिस्टेक्स हो रही है, मिड पॉइंट ग्रेटर देन r√3, ये हमारा इंटरेस्ट है। तो हमें क्या चाहिए कि हम ये देखना चाहते हैं कि d कितनी डिस्टेंस पे लिए सच दैट दिस विल बी ग्रेटर देन r√3। तो हमारे पास 2 अंडर रूट r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर विच इज द लेंथ ऑफ द कोड शुड बी ग्रेटर देन r√3। और यहां से हम d को फाइंड करने में इंटरेस्टेड है। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन r√3। यहां से हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी ये 3r स्क्वायर देन यहां से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे भी 4d स्क्वायर। सो r स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 4d स्क्वायर। दैट मीन्स यहां से सिंस ऑल आर पॉजिटिव विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। यहां से हमारे पास आ जाएगा d विल बी, हमारे पास क्या होना चाहिए, d स्क्वायर विल बी लेस देन r स्क्वायर बाई 4, देन d विल बी लेस देन r बाई 2। दैट मीन्स कि अगर उसका सेंटर से डिस्टेंस ये r बाई 2 से क्या है
लेस है तो वो जो मिड पॉइंट हमारे पास m आएगा, अगर हम ये जो मिड पॉइंट ले रहे हैं कोड की, मान लो कि ए बी कोड की मिड पॉइंट m से हम ड्रॉ कर रहे हैं इस कोड को, अगर ये सेंटर से डिस्टेंस लेस देन r/2 है तो उस सिचुएशन में हमेशा जो होगा कोड जो होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन r√3 होगा। दैट मीन्स ग्रेटर देन द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। कहने का मतलब इसके अंदर एक सर्कुलर रीजन होगा r√3 का जिसका रेडियस r/2 हो। अगर इस रीजन में हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो इसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा लेस देन r/2 होगा, ठीक है। और जब सेंटर से डिस्टेंस इसका लेस देन r/2 होगा तो उसका जो साइड लेंथ होगा कोड का दैट विल बी ग्रेटर देन r√3। कितना अमेजिंग है ना, ठीक है। देन हम बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। आप बोलोगे सर हमारा जो आया इवेंट जो वो कितना वेट दे रहा है इस सिचुएशन में, क्या एरिया क्रिएट कर रहा है वो। अर्लियर दो सिचुएशन में वो लेंथ क्रिएट कर रहा था, अब इस सिचुएशन में कितना एरिया क्रिएट कर रहा है। तो इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, उसका रेडियस r/2 है तो पाई r स्क्वायर बाई 4, पाई r स्क्वायर बाई 4। किसके कंपेयर में, तो होल एरिया पाई r स्क्वायर के कंपेयर में। तो कितना आ जाएगा यहां से आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू 1/4। सो 3 डिफरेंट मेथड्स, 3 डिफरेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, 3 डिफरेंट रिजल्ट्स, ऑल आर करेक्ट। क्यों, क्योंकि हमने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया वही अलग है। यहीं से आते हैं हमारे पास दैट इज एक्जियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। वहां से आने से पहले थोड़ा और मैं इस पे हाईलाइट करना चाहता हूं। तो देखो सबसे पहले एम्बिग्युइटी ये क्रिएट हुई कि कौन सा सही है, तो लोग ये सोचना स्टार्ट किए हम इसमें क्यों इंटरेस्टेड है, कौन सही है कौन गलत है। हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, तो यहां पे हम कोई भी 2 पॉइंट्स ले रहे थे, यहां पे कोई भी हम एक रैंडम रेडियस ले रहे थे, और यहां पे हम कोई भी एक रैंडम मिड पॉइंट ले रहे थे। तो सिंस आवर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज डिफरेंट, so in infinite domains or infinite sample space our result will be different। जरूरी नहीं है कि जो चीजें फाइनाइट डोमेन में काम करे ना, फाइनाइट चीजें में काम करे, वो इनफाइनाइट चीजें में ही काम करे। एक मैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको देता हूँ। आपको पता है ना कि सम ऑफ एनी 2 रेशनल नंबर विल बी इक्वल टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैंने क्या बोला कि सम ऑफ एनी 2 रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं सम ऑफ एनी इनफाइनाइट रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर? नो। क्यों? मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। व्हाट इज द √3 इज इरेशनल नंबर? यस। एंड अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखूं, ऑब्वियसली वी कांट फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन, बट मैं अगर बात करूं 732 डॉट 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 लाइक दैट, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 + 7/10 + 3/100 + 2/1000 डॉट डॉट डॉट। क्या ये सारे नंबर्स रेशनल होंगे? तो in infinite domain or infinite sample space some can be rational, can be irrational। अगर यही चीजें 1 + 1/2 + 1/4 होता तो इसका सम आप निकालते तो आई थिंक दैट विल नियर इक्वल टू 2 आता। ठीक है, आप जीपी यूज करके करते। तो क्या देख रहे हैं, कभी रेशनल आ रहा है कभी इरेशनल आ रहा है। तो मैं देखो ये कभी भी ना कुछ चीजों को आप दिल से रिलेट मत करो मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में कुछ चीजें ना एजम्पशंस या फिर मैं बात करूं तो प्री डिफाइंड जो हमारे पास कुछ एक्सियोम्स है या फिर पोस्टुलेट्स है उसके बेसिस पे होते हैं। तो जब तीनों चीजें यहां पे आई ना
तो हमें एक नीड पड़ी कि प्रोबेबिलिटी को फिर से एक रीडिफाइन किया जाए जो हर सिचुएशंस के लिए वैलिड हो। और वो चीजें थी हमारे पास, दैट इज एक्जियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। जस्ट लाइक इन ज्योमेट्री, आपने यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ा होगा। हम क्या करते हैं, पहले पोस्टुलेट्स डिफाइन करते हैं। हम बोलते हैं कि पॉइंट्स हैव नो डायमेंशन नो लेंथ, लाइक दैट। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि एनी टू पॉइंट्स ऑन अ प्लेन वी कैन ट्रेस अ यूनिक लाइन फ्रॉम देम। सिमिलरली हम बोलते हैं कि ऑल राइट एंगल आर इक्वल्स टू ईच अदर। तो ये सारी चीजें यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स में आप पढ़े होंगे या एक्सियोम्स में पढ़े होंगे क्लास 9 में। थोड़ा सा भी आइडिया याद है? यस, पूरी की पूरी ज्योमेट्री उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर वो चीजें नहीं होती ना तो ज्योमेट्री नहीं होता आज। तो हमें मैथ्स में चीजों को, कुछ चीजों को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या फिर बोल सकते हो वी कांट प्रूव दैट देम, हम उसे प्रूव नहीं कर सकते। वी कांट प्रूव पोस्टुलेट्स, हमें उसे एज्यूम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक्जियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या बोलता है? प्रोबेबिलिटी बोलता है कि यार एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कुछ सैंपल स्पेस है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ हमारे पास इवेंट्स है, जो कि इवेंट्स हमारे पास सैंपल स्पेस का सबसेट है। हो सकता है सैंपल स्पेस हमारा फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो। तो एक्जियोमेट्रिक अप्रोच बोलता है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी, we are not interested in finding the probability, not interested in finding the probability, या फिर न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी बोले तो हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें ये इंटरेस्ट है कि हम वैलिडेट करें कि क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत हैं। इस वैलिडेशंस में हमारे पास है। ठीक है, तो इसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया कि प्रोबेबिलिटी को हमें डिफाइन करना पड़ेगा सारी चीजें को। देन प्रोबेबिलिटी हमारे पास एक ज्योमेट्रिक अप्रोच में क्या है, वो सभी के लिए वैलिड है, वेदर दिस इज क्लासिकल और एनीथिंग। वो बोलता है कि एक्चुअली हमने क्या बोला कि सैंपल स्पेस है, हमारे पास इवेंट है। हम क्या बोल रहे हैं, इस इवेंट को क्या हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हम इस इवेंट्स को पुट कर रहे हैं और हमारे पास कुछ आउटपुट मिल रहा है। और वो जो आउटपुट मिल रहा है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या मिल रहा है, बिटवीन 0 एंड 1। तो हम बोल रहे हैं जो पुट कर रहे हैं वो हमारा डोमेन है। तो डोमेन हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल इवेंट्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इवेंट्स। और सेट ऑफ ऑल इवेंट्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी द पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो इस सभी का सबसेट क्या, पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो वो हमारा क्या है, डोमेन है। एंड व्हाट इज अवर रेंज, 0 to 1। तो बोले कि प्रोबेबिलिटी इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, defined from power set of sample space as domain and whose output is from 0 to 1, that is range here is from 0 to 1। ये हमारा रेंज। देखो मैं ये सब चीजें इसलिए बताना चाहता हूं ना कि कोई भी मैं सिंगल कंफ्यूजन नहीं छोड़ना चाहता हूं। मैथ्स जैसा है एज इट इज आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। हो सकता है ये चीजें आपके लिए न्यू हो तो आपको अजीब लग रहा हो, डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो। ठीक है, लेकिन विश्वास रखो ये सब चीजें ना आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, इसीलिए मैथ्स को, ज्योमेट्री को जो जैसा है उसको वैसे पढ़ो। ठीक है,
तो हमने बोला कि हमारे पास क्या हो कि प्रोबेबिलिटी इज रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज, या फिर डिफाइंड फ्रॉम, हम सिंपल इसको लिख देते हैं, हुज डोमेन इज पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस एंड रेंज इज 0 to 1, range is क्लोज इंटरवल 0 to 1, ये हमारे पास है। तो हमारा डोमेन क्या हो गया, पावर सेट ऑफ एस। क्यों हुआ पावर सेट ऑफ एस? पावर सेट ऑफ एस कहने का मतलब क्या हुआ, पावर सेट ऑफ एस, सेट ऑफ ऑल इवेंट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट। अब इसी पॉसिबल इवेंट में से कोई हम एक इवेंट E1 लेंगे जिसकी हम प्रोबेबिलिटी PE निकालेंगे, या मान लो कि इवेंट E लिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, किसके बीच में होनी चाहिए, 0 से 1, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो यहीं पे कुछ एक्सियोम्स आया कि हमने यहां पे कुछ एजम्पशंस किए। क्या मिनिमम एजम्पशंस किए, मिनिमम एजम्पशंस हमारे पास। तो हमारे पास सबसे पहला एक्सियोम्स आता है, एक्सियोम्स 1, दैट इज कॉल्ड नॉन नेगेटिविटी, दैट इज the probability of any event will be always greater than equal to 0, हमेशा greater than equal to 0। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हमारे पास क्या हो सकती है, हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती, ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड एक्सियोम्स क्या है, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। वो क्या हमारे पास नॉर्मलाइजेशन है, क्या है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1, कि हमने एक नंबर दिया सैंपल स्पेस को कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। ऑब्वियस है कि सैंपल स्पेस के अगर पूरा का पूरा सैंपल स्पेस को कंपेयर करें कि उसको क्या वेट हम देना चाहते हैं कंपेयर टू आवर सैंपल स्पेस, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। एंड वी हैव लास्ट एक्सियोम्स 3, दैट इज कॉल्ड एडिटिविटी। और इस सभी को हम यूज करते आए जाने अनजाने, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ A and B are two disjoint event, or two disjoint or mutually exclusive events, then हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A probability of A union B will be equal to probability of A plus probability of B। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, B हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इस तीनों एक्सियोम्स को हम लोग जो देने वाले थे मैथमेटिशियंस, जो इनको एक्सियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी को जिन्होंने डिफाइन किया, दैट इज क्या नाम है यार, कोलमोगोरोव्स। ये एक रशियन मैथमेटिशियन थे, ऑब्वियसली हमें ज़्यादा इनसे मतलब नहीं है नाम से, बट ये तीनों एक्सियोम्स को क्या बोला जाता है, कोलमोगोरोव्स एक्सियोम्स। दिस 3 एक्सियोम्स। ये था हमारे पास एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। तो मैंने क्या बोला कि एक्चुअली बेसिकली सोचो कि जब हमने ज्योमेट्री डिफाइन किया था तो क्या हमें ये मतलब था कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट सर्कल, व्हाट विल इज दैट सर्कल। पहले ये तो पता होना चाहिए कि एक्चुअली सर्कल क्या है, उससे पहले ये तो पता होना चाहिए कि लाइन क्या है। तो हमने लाइन को क्या डिफाइन किया कि एनी 2 पॉइंट्स अगर प्लेन में ले तो उसमें उससे एक यूनिक लाइन पास करेगा, देयर विल बी नो मोर लाइन पासिंग फ्रॉम दैट। तो ये सारे जो हमारे पास, या फिर हम बात करें तो हमारे पास और क्या क्या एग्जाम्स था, एक्चुअली मैं भूल गया हूं, जैसे इक्वल पार्ट्स ऑफ इक्वल थिंग्स विल बी इक्वल टू ईच अदर, इक्वल्स विल बी एडेड टू इक्वल्स विल बी इक्वल, ठीक है। हमारे पास ये सारे, इफ टू ऑब्जेक्ट सुपर इम्पोज ईच अदर इन अ प्लेन
then these two objects will be identical to each other. So these are the axioms or postulates in the geometry. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास इस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया ज्योमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। हम और भी चीजें डिस्कस करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में वो चीजें हम डिस्कस करेंगे, बड़ा ही फैंटास्टिक प्रॉब्लम्स लेंगे जो कि हमारे इसके ऊपर बेस्ड होगा, एक ज्योमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी के ऊपर। और एक्चुअली ये दिस इज इन अवर, ये हमें 11th में पढ़ना है भाई। देखो एक्चुअली आपको जो प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जाता है ना, एनालिटिकल वे में पढ़ाया जाता है कि जो चीजें कैलकुलेटिव हो, बट मैं आपको दिखाऊंगा अगले लेक्चर्स में कि व्हाई थ्योरेटिकल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू अस टू सॉल्विंग रियल एंड टफ प्रॉब्लम्स इन नेक्स्ट लेक्चर्स। ठीक है, तो इस लेक्चर्स को हम यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।